गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। भवंस बीपी विद्या मंदिर शाखा कोराडी नागपुर की ओर से मैं श्रीमती कारवी आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देखेंगे कि मुल्ला का लगान इस पाठ से हम आज क्या क्या गतिविधि करने वाले हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें व्याकरण के कुछ अंश देखेंगे और पश्चात हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये हमारी रंगोली पाठ्य पुस्तक का एक बहुत सुंदर पाठ है जिसका नाम है मुल्ला का लगान। और इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? ये एक इतना अच्छा पाठ है जो हमें जीवन भर के लिए सिखाता है कि कितनी भी मुश्किलें जीवन में आए, कितनी भी कठिन समय हमारे सामने आए, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है और हमें अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करना है और उस समस्या का समाधान निकालना ही है। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके, जिस परेशानी को खत्म ना किया जा सके। तो जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुश्किल समय आए, हमें अपने दिमाग का, हमारी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए और हर समस्या का सामना करना चाहिए। तो हमने इस पाठ से एक बहुत अच्छी सीख सीखी है बच्चों, और आशा करती हूँ कि आप ये सीख जीवन भर याद रखेंगे और जब जब ज़रूरत पड़े आप इस सीख को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। इस सीख का अपने जीवन में बेहतर रूप से प्रयोग करेंगे। जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी, आप अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करेंगे और सोच समझकर कदम उठाएंगे, जिससे कि आपका समय अच्छा आए और जो भी परेशानी हो वो खत्म हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं आज पाठ से हम और क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम इस पाठ से लेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ आपको पता है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब देखिए, जाओ, आओ, आधा, पूरा, मेहनत, आलस, न्याय, अन्याय, ऊपर, नीचे। अब देखिए, ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं क्या हम इसे? तो मैंने क्या किया है, ज्यादा लिखा है। और मुझे क्या लिखना चाहिए था? ज्यादा। और ज्यादा हम कैसे लिखते हैं? जब हम ज के नीचे बिंदु लगाते हैं, है ना। ये मैंने विशेष आप लोगों के लिए आखिरी के 2 उदाहरण इसी प्रकार लिखे हैं ताकि आप उच्चारणों का महत्व समझ सकें। तो जब आप कक्षा कार्य पुस्तिका में या जब आप परीक्षा में जब भी ये शब्द लिखेंगे तो ज्यादा की जगह आपको क्या लिखना है? ज्यादा। तो ज के नीचे क्या आएगी? बिंदी। यहाँ पर आपको बिंदी लगानी है। और अब हम इससे क्या पढ़ पाएंगे? जब हम बिंदी लगाएंगे तब हम पढ़ पाएंगे ज्यादा। ज्यादा का क्या होता है? कम। ठीक इसी प्रकार नाराज, नाराज बोलते हैं क्या हम? नहीं, हम क्या बोलते हैं? नाराज, नाराज। तो ज जब हम उच्चारित करते हैं तो ज और ज दोनों के उच्चारण में बहुत फर्क है और हमने इस पाठ से यही सीखा है ना। हमने इसमें ज और ज वाले शब्दों का अध्ययन किया है और हम जानते हैं कि ये शब्द इस प्रकार नहीं लिखा जाता। ये नाराज हो गया, लेकिन हमें नाराज लिखना है। तो हम ज के नीचे यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे नाराज का क्या होता है विपरीत शब्द? खुश। तो लिखते समय आप ध्यान से लिखेंगे बच्चों। जो मैंने इन आखिरी 2 शब्दों में बदलाव बताए हैं उसे आप याद रखेंगे। उच्चारण के आधार के अनुसार लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब हम वचन बदलों पे देखेंगे। वचन बदलने से क्या अभिप्राय है? व्याकरण में वचन का संदर्भ किससे है? संख्या से, है ना। अब मोहर, एक मोहर, मोहर मतलब पता है ना, सिक्के, पैसे, तो इन्हें उर्दू में मोहर कहते हैं। अब मोहर का क्या होगा? मोहरे, फसल, फसलें,
आदमी, आदमियों। याद रहेगा ना बच्चों? अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए लिंग बदलने हमको। लिंग बदलने का क्या है? आदमी, औरत, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। अब हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है? सबसे पहला है, मुल्ला ने नसरुद्दीन के लगान न देने का क्या कारण बताया? किसे बताया? बादशाह को। तो मौलाना ने नसरुद्दीन के लगान न देने का कारण बताया कि जब भी मुल्ला से लगान मांगा जाता है तो उसके पास देने के लिए मोहरे नहीं होती। मतलब देने के लिए पैसे, मोहरे नहीं होती है ना। मोहरे ये शब्द उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है पैसे। अब देखिए हम जाएंगे प्रश्न 2। बादशाह का आदेश सुनकर मौलाना को कैसा लगा? तो बादशाह का आदेश सुनकर मुल्ला को कैसा लगा? तो हम पढ़ रहे थे, बादशाह का आदेश सुनकर मुल्ला को लगा कि मेहनत मैं करूं और फसल का आधा भाग मौलाना ले जाए, यह कहाँ का न्याय है। तो किसी को भी अपनी मेहनत का हिस्सा किसी और को देना पसंद नहीं होता। ठीक इसी प्रकार मुल्ला को भी लगा कि सारी दिन रात मेहनत, बारिश बरसात धूप में मेहनत मैं करूं और मेरी मेहनत का आधा भाग मैं किसी और को दे दूं, ये तो न्याय नहीं होगा, ये तो सही बात नहीं होगी। अब देखिए, मुल्ला ने मौलाना से फसल का आधा भाग मांगने पर क्या पूछा? तो मुल्ला ने मौलाना से फसल का आधा भाग मांगने पर क्या पूछा? बताओ, तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? जमीन के ऊपर का भाग या जमीन के नीचे का भाग? फसल को उन्होंने, जो मुल्ला नसरुद्दीन है, उन्होंने फसल को 2 भागों में बांटते हुए पूछा कि आप ही बताइए कि आपको कौन सा आधा भाग चाहिए फसल का, जमीन के ऊपर वाला भाग या जमीन के नीचे वाला भाग? तो अब हम ये प्रश्न देखेंगे, क्या मौलाना को फसल का आधा भाग मिला? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए, मौलाना को फसल का आधा भाग नहीं मिला क्योंकि पहली बार मुल्ला ने जब जमीन के ऊपर का हिस्सा मांगा तब मौलाना ने क्या बोया था? प्याज। प्याज जमीन के नीचे होती है, तो उस बार भी प्याज जमीन के नीचे उगने के कारण मौलाना ने जमीन के ऊपर का हिस्सा मांगा था, है ना। तो प्याज जमीन के नीचे होती है। और दूसरी बार जब मौलाना ने फसल का जमीन के नीचे का हिस्सा मांगा तब मुल्ला ने अपने खेत में क्या बोए थे? गेहूं। तो गेहूं जमीन के ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही बार मौलाना के हाथ कुछ नहीं लगा, है ना। क्योंकि जब मुल्ला ने खेत में प्याज बोई तब मौलाना ने जमीन के ऊपर का हिस्सा मांगा और ऊपर आखिरी में घास जैसा ही बच जाता है और असली फसल तो जमीन के नीचे रहती है प्याज की, जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो उस समय भी मौलाना के हाथ कुछ नहीं लगता। तो मौलाना सोचते हैं कि नहीं, जमीन के नीचे का हिस्सा ही मांगना अच्छा रहेगा। तो वो बिना सोचे समझे अगली बार फसल के नीचे का हिस्सा मांग लेते हैं। लेकिन मुल्ला क्योंकि चालाक रहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वो जानते हैं कि पिछली बार मौलाना के हाथ कुछ नहीं लगा था क्योंकि उन्होंने जमीन के ऊपर का हिस्सा मांगा था। तो वो जरूर इस बार सोचेंगे और जमीन के नीचे का हिस्सा मांगेंगे। तो क्यों ना मैं कोई ऐसी फसल बोऊं जिसका जमीन के नीचे का हिस्सा बेकार हो और जमीन के ऊपर की फसल ही काम की हो, जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सके। तो ये सोचकर वो दूसरी बार गेहूं उगाते हैं, गेहूं बोते हैं और जैसा वो सोचते हैं उसी प्रकार जो मौलाना रहते हैं वो जमीन के नीचे का हिस्सा मांगते हैं और इस बार भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आता, सिर्फ घास फूस लगती है और जमीन के ऊपर की जो फसल रहती है गेहूं, वो मौलाना को मिल जाती है। तो इस प्रकार मुल्ला को मिल जाती है जमीन के
जमीन की दोनों बार की जो उम्दा फसल है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है फसल की, वो दोनों ही बार मुल्ला को मिलती है और मौलाना को कुछ भी नहीं मिलता। और आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को सब कुछ समझा होगा। जो भी चीज़ हमें नहीं समझी हो, हम ऑनलाइन कक्षा में उस विषय पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्यारे बच्चों।